नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा अपना टॉपिक है वाक्य शुद्धि। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण और हिंदी भाषा को सीखने, समझने, लिखने और भाषाई अभिव्यक्ति बोलने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारा अपना यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन आप सबके लिए सदैव समर्पित हैं और सबसे निवेदन है कि इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। जिन्होंने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे अपने चैनल से वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो हम पढ़ रहे हैं वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि क्या है, वाक्य शुद्ध करने के प्रमुख नियम कौन कौन से, इनके बारे में थोड़ी चर्चा हमने पहले वाले वीडियोज़ में कर दी है जो हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। तो आज हम इसी से रिलेटेड पार्ट 2 वाक्य शुद्धि यानी करेक्ट सेंटेंस इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में वाक्य शुद्धि किस प्रकार किए जाते हैं वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जिससे हमने पहले बताया अनावश्यक, पुनरावृत्ति या निरर्थक शब्दों को हटा करके भी हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ लिंग से संबंधित। लिंग क्या है, कारक क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमने अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए और देखिए कि आपको एक आनंददायी वातावरण, कक्षागत वातावरण आपको घर पे मिलेगा। हमारे अपने चैनल पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो अब मैं पहला नियम आपके लिए लाया हूँ, लिंग संबंधी। लिंग संबंधी क्या होता है, यानी कोई वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य को ध्यान से समझना चाहिए कि ये वाक्य पुल्लिंग से संबंधित है या स्त्रीलिंग से संबंधित है। उसके अनुसार आप उस सेंटेंस में अन्य शब्दों का चयन कीजिए। जैसे मीरा प्रसिद्ध कवि थी, तो जैसे ही मीरा शब्द आए तो आपको सोचना चाहिए कि कर्ता इसमें मीरा है, स्त्रीलिंग है, मीरा प्रसिद्ध। तो मीरा और प्रसिद्ध दो सही है, लेकिन उसके जस्ट आगे मैंने बोला कवि है। देखो सोचो आप, मैं क्या सेंटेंस बोला, मीरा प्रसिद्ध कवि थी, ये वाक्य का कर्ता है। आपको पता होना चाहिए मीरा शब्द है जो स्त्रीलिंग से रिलेटेड है। प्रसिद्ध शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी के लिए समान भूमिका अदा करता है। आगे चलते कवि। कवि शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इस शब्द को हटा करके इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा अपन को, ये गलत है, कवयित्री। तो क्या लिखेंगे पूरा सेंटेंस, मीरा प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस तरीके से आपको जब वाक्य पढ़ो, जब वाक्य लिखो तो अपने दिमाग में ये बात बिठानी चाहिए कि कर्ता पुल्लिंग है तो उसके अनुसार वाक्य में शब्दों का चयन करना है, कर्ता स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार वाक्य में शब्दों का चयन करना है। तो अब आप अपनी नोटबुक निकालिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। आप भी मेरे पीछे पीछे नोट्स बना लीजिए और लिखते रहिए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक में कि लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग संबंधी पहला नियम लिख रही है आप, बस लिखिए मेरे पीछे पीछे, आप भी लिखिए लिंग संबंधी। यानी इसको कैसे करेंगे, उचित लिंग का प्रयोग करते हुए, उचित, आप भी लिखिए, उचित लिंग का प्रयोग करके शुद्ध लिखना, ये आपके लिए नया नियम है। तो आप सबसे पहले देखो, एक वाक्य में आपको उदाहरण सहित बताता हूं, आप भी लिखिए इसमें अशुद्ध और शुद्ध। देखो पहले मैं आपको अशुद्ध का उदाहरण बताता हूं, फिर इसको शुद्ध कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक वाक्य लिखते देखो, आत्मा अमर होता है। देखना आप, आत्मा अमर
होता है। बोलने में आपको तुरंत पता पड़ जाएगा आत्मा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ होता की जगह क्या आएगी, होती है। तो क्या लिखना पड़ेगा अपन को, शुद्ध वाक्य आप ही लिखिए, आत्मा अमर होती है। आ रहा समझ आपके, यानी आत्मा एक स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अनुसार होता है न आकर के क्रिया होती है, आता है। आया समझे। अगला 2-3 उदाहरण और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, आप भी लिखे देखिए। गंगा पतित पावन नदी है। गंगा नदी है, पतित पावन। आपने गीत सुना होगा महात्मा गांधी का, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो रघुपति राजा राम के लिए पतित पावन लिखा गया है। आए समझे। तो वो पुल्लिंग से संबंधित है, या गंगा स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा, पतित पावन की जगह क्या लिखेंगे, गंगा लिखिए, आप विशुद्ध कीजिए, पतित पावनी नदी है। पतित पावनी लिखिए आप भी नदी है। ठीक है ना। इस तरीके से आप जो लिंग से संबंधित है, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। देखो, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। मेरे मित्र की पत्नी, तो पत्नी क्या शब्द होता है, स्त्रीलिंग। इसके हिसाब से विद्वान पुल्लिंग के लिए आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विदुषी। क्या लिखेंगे, यानी लिंग भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं, आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे उसके लिए। तो अब आप लिखिए, देखो, मेरे, इसको शुद्ध करने के लिए, मित्र की पत्नी विदुषी है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, ऐसा इस तरीके से। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, तो पत्नी के हिसाब से हमने क्या प्रयोग किया है, विदुषी। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, ये नोट कर लीजिए आप। अब देखो, देखो आप लिखिए, वह स्त्री नहीं, लिखिए, वह स्त्री नहीं, मूर्तिमंत करुणा है। मूर्तिमंत करुणा है। लिखिए आप, वह स्त्री नहीं, मूर्तिमंत करुणा है। तो अब इसको लिखिए आप वापस, सेंटेंस इसको सही करेंगे, वह स्त्री नहीं, मूर्तिमंत ना होगा, क्या मूर्तिमय होगा, क्या मूर्तिमय करुणा है। ये मूर्तिमय और मूर्तिमंत, इन दोनों सेंटेंस को हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जब वाक्य में ये शब्द है, मूर्तिमंत को मूर्तिमय बना, क्यों कि वह स्त्री के लिए स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसीलिए इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसका ससुराल जयपुर में है, उसका कीजिए क्या आएगा, उसकी ससुराल जयपुर में है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। ब्रह्मपुत्र कहते ही नदी है, स्त्रीलिंग है, तो ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। ठीक है। ये जो 2-4 सेंटेंस मैंने आपको समझाए, आप नोट कर लीजिए। अगला नियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। लिखिए आप भी, मिटा दो इनको। ठीक है। अगला नियम है वचन से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि वाक्य में कर्ता एक वचन है तो उसके अनुसार ही दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यदि कर्ता बहुवचन है तो उसके अनुसार वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा लिखिए, वचन संबंधी, यानी वचन संबंधी कोई भी अशुद्धि है उसको किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। आया समझे।
आप भी लिखिए, कर्ता के अनुसार, कर्ता व कर्म के अनुसार, कर्ता व कर्म के अनुसार वचन का प्रयोग करना। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन रूप में रहते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन रूप में रहते हैं। उनको आपको याद रखना होगा कि वो शब्द आते हैं, हमको क्या करना है, एक वचन और बहुवचन बनाना है। तब आप इधर आपको मैं अशुद्ध बता रहा हूँ, उसको हम शुद्ध किस प्रकार लिखेंगे आप ही देखना, मैं आपको समझा समझा के लिखवा रहा हूँ ताकि आप आराम से इनको पढ़ सके। जैसे देखो, अभी 3 बजा है, देखो सुनो आप, अभी 3 बजा है, 3 बहुवचन है तो बजा की जगह क्या लिखेंगे, बजे। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, अभी 3 बजे हैं। एक वचन जिसमें एक वस्तु या एक संख्या से संबंधित जानकारी दी जाती है वो एक वचन से संबंधित होता है। जिन शब्दों के द्वारा एक से अनेक वस्तुओं या संख्याओं की जानकारी हो उससे हम बहुवचन कहते हैं। जिससे मेरे पास एक कॉपी है तो कॉपी लिखा मैंने, मेरे पास 5 कापियां हैं, कॉपी न कहूँगा, कॉपियाँ कहूँगा, कॉपियाँ, आया समझ में। इस तरीके से एक वचन और बहुवचन क्या होता है, एक वचन और बहुवचन में कौन सी भिन्नता होती है, एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाया जाता है, इनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने आपको हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप देख के नंबर्स पे जाइए और देख के उनको पता लगे किस प्रकार हम इनको बनाते हैं। अब देखो, देखो वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। अब इस वाक्य को देखो, कौवा बोल रहा है पूरा एक वचन है, तो जो ये वृक्षों लिखा है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। आ रहा है समझ, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। और इस सेंटेंस को यदि वृक्षों पर रखना है तो इस पर आगे इसको काफी चेंज करना पड़ेगा। वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, यानी कौवे बोल रहे हैं और हैं, सबको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यदि थोड़ा चेंज करना है तो इस वृक्षों की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, वृक्ष लिखना पड़ेगा। क्यों कि जो कार्य करने वाला करता है वो एक वचन है, ठीक है ना। ये बात आपको सबसे पहले, इससे तुलना में ये ज्यादा बेहतर राइट है, ठीक है ना, ऐसा ही है। अगला आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, अब आप पढ़ो। क्या, अब आप पढ़ो, तो क्या आएगा, अब आप पढ़िए, ठीक है ना। यह मेरा ही हस्ताक्षर, देखो यह मेरा ही हस्ताक्षर है। तो मेरा ही की क्या, यह मेरे ही हस्ताक्षर हैं। आया समझे, मेरा की जगह क्या आएगा, मेरे। तो यह और मेरा है तो क्या इसको यह और मेरा क्या कहेंगे, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। आप भी नोट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है आपकी पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको ये समझा रहा हूं। माँ मेरे मामे के घर गई, तो मामे न होकर के मामा, माँ मेरे मामा के घर गई। इस प्रकार आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, तो उसमें उचित वचन का प्रयोग देख लेना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, यह 10 रुपया का नोट है, देखो लिखिए आप भी, यह 10 रुपया का नोट है। 10 बहुवचन है तो यह 10 रुपया की जगह क्या आएगा, रुपये। यह 10 रुपये का नोट है,
इस प्रकार आपको समझना है कि कहाँ किस प्रकार कौन से वाक्य में किस वचन का प्रयोग किया गया है। अब 2-3 देखो। आज आपका दर्शन हो गया, आज आपका दर्शन हो गया, तो क्या हो गया? आज आपके दर्शन हो गए, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है। अब देखो, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, एक गिरफ्तारी नहीं 4, तो क्या होगा? दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। इस प्रकार जो सेंटेंस में आपको देखेंगे, वाक्य में जो वचन के संबंधित जो भी चीजें आपको देखनी है। जैसे देख, हिमालय पर्वत का राजा है, तो पर्वत में आकर क्या आएगा? पर्वतों का राजा है। ठीक है, देखो लिखो आप, हिमालय पर्वत का राजा है, पर्वत का राजा है। या पर्वत ना आकर के बहुत सारे ज्यादा होता है, तो क्या लिखेंगे? हिमालय पर्वतों का राजा है, पर्वतों का राजा है। ये पर्वत शब्द ना आकर के इसका बहुवचन रूप पर्वतों आएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं, नोट कर लीजिए आप। अगला नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण, कर्मगत संबंधी। आया समझे? तो कर्मभंग क्या होता है कि वाक्य में किस प्रकार हम सेंटेंस लिखे। सबसे पहले कर्ता, कारक यानी सबसे पहले काम करने वाला, फिर उसके बाद में कर्म और क्रिया लास्ट में। ठीक है ना? कर्ता का प्रसार रूप, क्रिया का प्रसार रूप, कर्म का प्रसार, उनके हिसाब से हम उनको सेट करते हैं। यानी हिंदी में हम किस प्रकार लिखें और अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, मैं आपको अगले नियम में बताना चाहता हूँ। तो वचन संबंधी मैंने बता दिया नियम कि आप जब वाक्य लिखें तो उसमें वचन का विशेष ध्यान रखें। कर्ता एक वचन हो तो एक वचन पूरे सेंटेंस में सब लिखा हो, और बहुवचन हो तो उसमें बहुवचन। तो ये अगला नियम है कर्म भंग संबंधी। आप भी लिखिए, कर्म भंग संबंधी। कर्म भंग संबंधी क्या होता है कि जब वाक्य लिखते हो तो रचना के आधार पर, सुनना, रचना के आधार पर लिखिए, आप भी लिखिए, रचना के आधार पर वाक्य में क्या करना है? उचित शब्दों का उचित स्थान पर, रचना के आधार पर वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग करना। यानी वाक्य लिखते हो उसमें किस प्रकार सेंटेंस में होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में आप लिखते हैं SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसका उल्टा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे देखो, इंग्लिश में लिखते हैं अपन राम गोज, लिखिए, देख समझिए आप, गोज टू स्कूल, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हिंदी में राम विद्यालय जाता है, कर्ता कारक कोई सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म ऑब्जेक्ट है और वर्ब क्रिया। ये इस प्रकार वाक्य जब आप लिखेंगे तो आपको वाक्य में देखना चाहिए कि वाक्य का कर्म सही है या नहीं है। अब जैसे इसमें आप मेरे पीछे पीछे लिखिए, शुद्ध और अशुद्ध है, 2-3 सेंटेंस आपको समझा रहा हूं, आप भी लिखिए अशुद्ध और उसको हम शुद्ध किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, लिखिए, आप देखिए, एक वाक्य लिखिए, वे पुराने कपड़े के व्यापारी है। देखो, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। पुराने कपड़े क्या मतलब? यानी इसको कैसे लिखेंगे? वे कपड़े के पुराने व्यापारी है, ये कर्म भंग। देखो, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। इस प्रकार हम, जैसे ये कपड़े हैं तो इसको हमने पहने लाया और इसको पुराने को इसके स्थान पर हमने प्रयुक्त किया है। देखो, अगला है शीतल गन्ने का रस पीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। शीतल गन्ने का रस पीजिए। आप इस सेंटेंस को देखिए, शीतल गन्ने का रस पीजिए। तो अब देखो, शीतल कौन होता है? गन्ना होता है या रस?
तो रस शीतल होता है। समझ में आया आपके? शीतल गन्ना नहीं होता है, रस शीतल होता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप में? गन्ने का शीतल रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए। ये आपको कुछ दिमाग के ऊपर जोर लगा के समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के वाक्य में, किस प्रकार सेंटेंस को सही क्रम में लिखें। वाक्य में जो कर्म है वो उसको किस प्रकार कर्म भंग नहीं होना चाहिए। आया समझे? देखो, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं, ये आया हुआ है, पहले परीक्षा पूछा गया है, आप भी लिखे देखियो। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। अधिकतर हिंदी क्या होता है? अधिकतर कौन है? लेखक। तो क्या हो गया? हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। ये लिखिए आप शुद्ध रूप में इसको, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। कुछ समझ में आया होगा आपका चित्र है? मैं क्या कहना चाहता हूं? अधिकतर शब्द है जो लेखक के साथ लगता है, हिंदी के साथ नहीं लगता है। एक दो उदाहरण देखो। वास्तव में तुम चतुर हो, वास्तव में तुम चतुर हो, इसका क्या होगा? तुम वास्तव में चतुर हो। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता तुम, इसको इस प्रकार हम शुरू करेंगे। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, तो क्या आएगा? मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। इस प्रकार दो चार उदाहरण मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम जो कर्म भंग होता है इसमें किस प्रकार किया जाता है। जैसे देखो, कुत्ते को राम डंडे से मारता है, कुत्ते को राम डंडे से मारता है। तो राम कुत्ते को डंडे से मारता है, ये कर्म भंग है, जो काम को करने वाला राम है। इस प्रकार आएगा, समझ से ना? तो कैसे आएगा? राम कुत्ते को राम डंडे से मारता है, तो क्या आएगा? राम डंडे से कुत्ते को मार, यानी कि हम कैसे लिखेंगे? राम डंडे से कुत्ते को मारता है। इस प्रकार अगला वाक्य देखो, सीता के गले में एक मोतियों की माला है, एक मोतियों की। तो क्या होगा? सीते के गले में मोतियों की एक माला है, सीता के गले में मोतियों की एक माला है। ये काफी पूछा गया था, तो आप भी सुनिए, समझिए, और जो मैं बताना चाहता हूं उस बात को आपको भी ध्यान से समझना है। आगे एक महत्वपूर्ण देखो, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। जो शब्द मैंने लिखा आभारी, उसी क्या आएगा? ऋणी रहेगा। तो क्या करना उसको? स्वामी विवेकानंद का देश ऋणी रहेगा। आया समझे? तो इसको कैसे लिखेंगे? स्वामी विवेकानंद का देश आभारी रहेगा। तो पहले देश स्वामी विवेकानंद का आभारी रहेगा या ऋणी रहेगा, इसे हमको लिखना है। ठीक है ना? आगे देखो, अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो इसको कैसे, किस प्रकार लिखेंगे? अध्यापक जी पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले कौन है? विद्यार्थी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार वाक्य के कर्म भंग को हम शुद्ध कर सकते हैं। अब देखो एक और है, बेर अपनों से अच्छा नहीं, बेर अपनों से अच्छा नहीं। तो क्या करेंगे? अपनों से बेर अच्छा नहीं, अपनों से बेर अच्छा नहीं। इस प्रकार जो मैंने आपको कर्म भंग संबंधी बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको समझनी चाहिए। देखो, हनुमान पक्के राम के भक्त थे। तो कैसे बनेगा? हनुमान पक्के राम के भक्त थे। सोचो, तो हनुमान राम के पक्के भक्त थे। ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, किस शब्द के साथ कौन सा शब्द तालमेल बिठाता है, उसको किस प्रकार संयोजित करके हम शुद्ध वाक्य लिख सकते हैं। तो आज पार्ट 2 में मैंने ये आपको समझाया। तो सबसे वापस पुनः गुजारिश है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो आराम से स्वयं का भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा। इस लॉकडाउन में बच्चों को सुलभ सुविधा के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन सबके लिए लॉन्च किया है। सभी पढ़िए, मस्त रहिए। नमस्कार।